वेलकम टू जू बॉटनी सेंटर। आई एम विकास कुमार। पिछले कई दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। आज इस चैप्टर 3 मानव प्रजनन का लास्ट क्लास है। अभी तक हम लोगों ने मानव प्रजनन में क्या क्या पढ़े, तो सबसे पहले हम लोग मानव प्रजनन में जो घटनाएं होते हैं उन सभी घटनाओं का नाम सुने। उसके बाद नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र को समझें। फिर जो है प्रजनन घटना की जो सबसे पहली घटना है युग्मक जनन, उनको समझें। उसके बाद फिर हम लोग समझें इंसेमिनेशन, वीर्यसेचन को समझें। वीर्यसेचन समझने के बाद निषेचन को समझें। निषेचन को समझने के बाद रोपण, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन, वो भी समझें। अब आज जो है गेस्टेशन पीरियड, जिसको गर्भावधि कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट पार्चुरेशन, ये दो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और आज चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम लोग चैप्टर 4 पर आगे डिस्कस करेंगे। और अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये आए हुए हैं कि 21 सितंबर तक सारे स्कूल कॉलेज बंद ही रहेंगे, ट्यूशन सब बंद रहेंगे। हो सकते हैं 21 सितंबर के बाद खोलने का परमिशन मिले, लेकिन अभी पूरी तरह से बंद रखने का आदेश दिया गया है। चलिए, तो बात करते हैं हम लोग आज का टॉपिक प्रेगनेंसी, जिसको सगर्भता या फिर गेस्टेशन पीरियड, गर्भावधि कहते हैं। ये दो टर्म एक ही नाम है दोनों का। जैसे प्रेगनेंसी शब्द को हम लोग गेस्टेशन पीरियड भी कहते हैं। चलिए इसी पर आज बात करते हैं। निषेचन से लेकर प्रसव की अवधि, प्रसव मतलब डिलीवरी की अवधि को गर्भावधि कहते हैं। मनुष्य में गर्भावधि लगभग 9 महीने के होते हैं। ये टर्म कभी कभी डेफिनेशन में पूछ देते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछते हैं। अब बोलिए लगभग 9 महीने के होते हैं, लगभग है। कभी कभी 7 महीने में भी ये अवधि खत्म हो जाते हैं, कभी कभी 11 महीने तक भी चले जाते हैं, लेकिन औसतन देखा गया कितने 9 महीने की अवधि। तो ये समझ पाए प्रेगनेंसी क्या है। अब आगे है जिसको हम लोग बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड में क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, मतलब भ्रूण का विकास। जो 9 महीने की अवधि है, इस 9 महीने की अवधि में क्या होंगे, तो भ्रूण का विकास होंगे। तो ये भ्रूण को समझेंगे। इम्प्लांटेशन में क्या समझे थे कि कोरक पुट्टी जो है गर्भाशय के दीवार से चिपक गए थे, वहाँ तक प्रक्रिया हम लोग समझ गए थे। अब जो है कोरक पुट्टी आगे कैसे विकास करते हैं, कैसे वो बच्चे का निर्माण कर लेते हैं, वहाँ तक समझेंगे। उसी को बोलेंगे भ्रूण का विकास, एम्ब्रायो डेवलपमेंट। और ये क्रिया किसके अंतर्गत आते हैं, गेस्टेशन पीरियड के अंतर्गत आते हैं। कोरक पुट्टी, कोरक पुट्टी समझ चुके थे, गर्भाशय की दीवार से चिपक गए थे। कोरक पुट्टी गैस्टूला में परिवर्तित होता है, इस क्रिया को गैस्टुलेशन कहते हैं। अब ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था कि निषेचन हुए, युग्मनज बने, युग्मनज से मरूला बने, तुतक, और मरूला के बाद ब्लास्टोसिस्ट या फिर कोरक पुट्टी बने। उसके बाद कोरक पुट्टी से क्या बने, गैस्टूला। तो इम्प्लांटेशन, रोपण के बाद गैस्टूला बनते हैं, और इसी क्रिया को कोरक पुट्टी से गैस्टूला बनने की जो क्रिया है, इस क्रिया को गैस्टुलेशन कहते हैं। तो गैस्टूला का निर्माण हो गया। गैस्टूला ही अंतिम अवस्था है बच्चे का निर्माण का। पहला अवस्था क्या देखे, युग्मनज था, वो कोई अवस्था नहीं हुआ। उसके बाद पहला अवस्था हुआ मोरूला, दूसरा क्या हुआ, कोरक पुट्टी, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टूला, तीसरा गैस्टूला। ये 3 अवस्था में ही बच्चे का निर्माण हो जाता है। अब गैस्टूला जब बन गए तो गैस्टूला में क्या क्या परिवर्तन होगा वही देखते हैं। गैस्टूला में इनर सेल मास, कोरक पुट्टी में देखे थे इनर सेल मास, ट्रोफोब्लास्ट सेल, तो इनर सेल मास ही भ्रूण का निर्माण करते, ये भी लिखाए हुए थे। इनर सेल मास 2 परत को बनाता है, 2 लेयर को ये बनाता है। पहले एक्टोडर्म और एंडोडर्म, 2 परत को ये बनाते हैं। इनर सेल मास जो होते हैं वो पहले 2 लेयर को बनाएंगे, पहले एक्टोडर्म, दूसरा एंडोडर्म, 2 लेयर को ये बनाए। कुछ समय बाद दोनों परत के बीच एक परत का निर्माण होता है। फिर क्या होते हैं, दोनों परत के बीच एक और परत बन जाते हैं। यहाँ पे देखिए, एक बीच एक और परत, एक और परत, एक और परत का निर्माण होता है। पहले से 2 परत थे, एक परत और बने दोनों के बीच में, जिसका क्या नाम है, मेसोडर्म। तो 3 परत कौन कौन से हो गए, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, या फिर कह सकते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ये 3 परत बने। यही 3 परत जो है पूरे हमारे शरीर के जितने भी आंख हो, नाक हो, कान हो, जितने भी अंग हैं, सिस्टम है, सबको बनाने का काम यही तीनों परत करते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और
मेसोडर्म। यही तीनों परत जो है हमारे शरीर के एक एक अंग, एक एक कोशिका का निर्माण करते हैं। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तथा एंडोडर्म को जनन परत, जर्म लेयर कहते हैं। जर्म लेयर कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। यही तीनों मतलब कह सकते हैं जनन स्तर जर्म लेयर में स्टेम सेल होता है जो जीव के सभी अंग तथा अंग तंत्र का निर्माण कर लेता है। तो बताया कि यही तीनों जो है एक जीव के जितने भी अंग होंगे, जितने भी जनन तंत्र होंगे या अंग तंत्र होंगे, सबका निर्माण यही तीनों परत करेंगे। कौन परत? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। देखेंगे ये परत को किस कौन से तंत्र को बना रहे हैं, ये परत कौन कौन से तंत्र को बना रहे हैं, ये परत कौन कौन सा तंत्र को बना रहे हैं। आपको एक बात बताते हैं स्टेम सेल के बारे में कि ये जो है जनन स्तर जो ये तीनों लेयर में क्या होता है? स्टेम सेल होते हैं। ये स्टेम सेल ही एक ऐसी कोशिका होते हैं जो किसी भी अंग को या अंग तंत्र को बना सकते हैं। चीन में एक लेबोरेटरी है स्टोमिक सेल लेबोरेटरी। वो क्या करते हैं? इस सेल को लेते हैं और इस सेल से उनको जिस अंग का जरूरत होता है उस अंग को वो निर्माण कर लेते हैं और ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। जैसे लीवर की जरूरत हो तो इस कोशिका को ले लिए, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इसमें से कौन से परत जो है किडनी को बनाएंगे उस परत को वो ले लेंगे और लेबोरेटरी में उसको ग्रोथ करके क्या बना लेंगे? किडनी बना लेंगे, लीवर बना लेंगे, जो जरूरत हो वैसे वो बना लेंगे। चाइना में ये फैसिलिटी अवेलेबल है लेकिन सभी कंट्री में नहीं है। अब बोलिए सर जब चाइना में अवेलेबल है तो फिर क्यों? हम लोग सुनते रहते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं किडनी का व्यापार कर रहे हैं, किडनी निकाल लिए। अभी कोरोना काल में भी सुने होंगे कि बहुत सारा ऐसा डॉक्टर थे जो ऐसे ऐसे निकाल लिए। तो फिर क्यों ऐसा? इसलिए हुआ देखिए इन्होंने जो बनाए तो स्टेम सेल उनको बहुत ज़्यादा नहीं तो मिलेंगे नहीं। कौन स्टेम सेल कहाँ से लाएंगे? जब वो युग्मनज गैस्ट्रुला में बदलेंगे तब जाके उनको स्टेम सेल मिलेंगे। ये स्टेम सेल जब कोई भी मदर जो है वो प्रेग्नेंट हो जाएंगे और जब उनमें गैस्ट्रुला स्टेज आ जाएंगे तो वो ये नहीं चाहेंगे कि वो अपने स्टेम सेल को हम बेचें, कोई नहीं चाहेंगे। इसी लेके बहुत कम मिल पाते हैं। अगर मान लेते कोई बेचे फिर भी मिल गए तो एक से एक ही अंग बनेंगे। ऐसा नहीं है कि एक मेसोडर्म का परत ले लिए और सारा अंग को बना लिया, ऐसा नहीं होगा। एक ही अंग को बनाएंगे। तो वहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है लेकिन पूरी तरह से विकसित अभी नहीं है स्टेम सेल वाला लेबोरेटरी चाइना में, फिर भी इनका यूज़ हो रहा है। और भी क्या होता है कि इससे जो किडनी बने हैं जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि जिसमें ट्रांसप्लांट किए हैं वो सक्सेस हो जाए। तो अभी ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाए हैं लेकिन चाइना में इनका यूज होता है। ये हो गया आपका भ्रूण का विकास का पहला अवस्था की भ्रूण का विकास में कैसे हो रहे थे कि इसमें जो है कोरक पुट्टी जब इम्प्लांट कर गए थे, रोपण कर गए थे गर्भाशय की दीवार से, तो वो गैस्ट्रुला का निर्माण किए। गैस्ट्रुला में क्या होते हैं उसमें जो इनर सेल मास थे कोरक पुट्टी में देखे इनर सेल मास को, ट्रोफोब्लास्ट को। गैस्ट्रुला जब बनते हैं तो ट्रोफोब्लास्ट सेल जो है कोरियोनिक कोरियोनिक मेम्ब्रेन और एक कोरियोनिक मेम्ब्रेन को वो बनाते हैं जो सबसे आउटर लेयर होते हैं। जब बच्चे जिस गर्भ में होते हैं, गर्भाशय में जब होते हैं उसके चारों तरफ एक पतला सा दीवार होते हैं, झिल्ली होते हैं। वो दीवार को कोरियोनिक झिल्ली बोलते हैं, कोरियोनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। वो ट्रोफोब्लास्ट उसको बना लेते हैं। तो समझ पाए ये गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया। गैस्ट्रुलेशन में क्या होंगे? ट्रोफोब्लास्ट कोरियोनिक झिल्ली को बना लेंगे और इनर सेल मास जो है वो 2 परत को बनाएंगे, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म एंडोडर्म में कुछ समय के बाद एक और परत बन जाएंगे मेसोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों मिलकर क्या कहलाएंगे? जनन स्तर जर्म परत या जर्म लेयर। जनन स्तर में स्टेम सेल होता है, ये तीनों में स्टेम सेल होते हैं। स्टेम सेल वह कोशिका होते हैं जो किसी स्पेसिफिक जीव, जिस जीव के स्टेम सेल होंगे उस जीव के स्टेम सेल से उस जीव का कोई भी अंग तंत्र का निर्माण कर सकते हैं। इसी से निर्माण ही हो रहे हैं। तो यहाँ तक समझे। अब आगे बात करेंगे कि एक्टोडर्म किस सिस्टम को बना रहे हैं, एंडोडर्म किस सिस्टम को बना रहे हैं, मेसोडर्म किस सिस्टम को बना रहे हैं। उसके बाद समझेंगे कि जो है ये 9 महीना की अवधि में पहले महीने में भ्रूण में क्या बनता है, दूसरे महीने में क्या बनता है, तीसरे महीने में क्या बनते हैं। ओवरऑल देखेंगे कि 9 महीने की अवधि में क्या क्या वो विकसित करते हैं।
तो चलिए इनको नोट कीजिए, फिर बात करते हैं। तो वो जो 3 परत हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, वो तीनों परत से कौन कौन सा तंत्र बनते हैं हमारे शरीर का, उनको समझते हैं। तो एक्टोडर्म जो सबसे बाहरी परत है वो बनाएंगे इंटेगुमेंट्री सिस्टम और नर्वस सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम का मतलब स्किन हो गया, स्किन एपिडर्मिस, मतलब हमारे बॉडी में जितने भी स्किन है वो बनाने का काम एक्टोडर्म करते हैं। नर्वस सिस्टम क्या करते हैं, हमारे ब्रेन से लेकर नर्वस सिस्टम में जितने भी ऑर्गन आते हैं उन सबों को बनाने का काम करते हैं। कौन, एक्टोडर्म। मीजोडर्म ये क्या करते हैं, मीजो मतलब सबसे अधिक जो सिस्टम है हमारे बॉडी का वो मीजोडर्म ही बनाते हैं। मीजोडर्म क्या क्या बनाते हैं, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम का मतलब वो है जहाँ जहाँ हमारे शरीर में जो भी मांसपेशी पाए जा रहे हैं उसी को बनाने का काम करे, वो हो गया मस्कुलर सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम हमारे शरीर में जहाँ जहाँ जो जो हड्डी उपस्थित है उस हड्डी में आते हैं स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत। एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे बॉडी में जो भी उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उसको शरीर से बाहर ले जाने के लिए जिस जिस अंग की आवश्यकता होते हैं वो होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारे हृदय, कार्डियो शब्द हृदय के लिए प्रयोग किए जाते हैं, हृदय का संचार के लिए, मतलब हृदय को जो है पंप करने के लिए, ब्लड रक्त का शुद्धिकरण करने के लिए जिस जिस अंगों की आवश्यकता है वो भी बनाएंगे। और कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू हमारे शरीर में कनेक्टिव टिश्यू मीन्स ब्लड, रक्त है जो कनेक्टिव टिश्यू है, इनको भी बनाने का काम कौन कर रहे हैं, तो मेसोडर्म कर रहे हैं। तो मेसोडर्म हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है क्योंकि हमारे शरीर का अधिकांश जनन अंग तंत्र को बनाने का काम मेसोडर्म करते हैं। एंडोडर्म डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, कुछ अन्य अंग जो हो गए, जैसे कुछ कह सकते हैं प्रजनन में जो है स्क्रोटम हो गए, प्रजनन जनतंत्र अंग में, नर प्रजनन जनतंत्र में स्क्रोटम हो गए, मादा में लिबिया माइनोरा, लिबिया मेजोरा, ये सबों को भी बनाने का काम एंडोडर्म करते हैं। एंडोडर्म बहुत कम अंगों को बनाते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेसोडर्म, ये हमारे पूरे आधा से ज़्यादा सिस्टम को बनाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ये तीनों परत के बारे में समझे। अब हम लोग बात करेंगे कि किस महीने में आँख का ये जो पलक है ये खुलते हैं, किस महीने में जो है बच्चे करवट लेते हैं प्रथम बार, किस महीने ये पता चलता है कि जो बच्चे हैं माँ के गर्भ में वो नर है या मादा है, वो सब अभी बात करेंगे, पहले इनको नोट कर लीजिए। तो तीनों परत को समझे, कौन सी परत कौन सी जनन तंत्र को या फिर अंग तंत्र को बनाते हैं। अब बात करते हैं कि वो जो 9 महीने की जो अवधि होते हैं किस महीने में क्या परिवर्तन होते हैं भ्रूण में। तो मनुष्य में सगर्भता के समय हर महीने कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है, कुछ न कुछ परिवर्तन हर महीने होते रहता है। तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं देखते हैं। पहले महीने के अंत में हृदय का निर्माण होता है। जब 1 महीना हो जाते हैं, गर्भावधि के 1 महीना हो जाते हैं, तब जो है बच्चे का हृदय बन के तैयार हो जाता है और उसमें आप स्टेथोस्कोप से आप हृदय का धड़कन को, हम लोग धड़कन की, हृदय की जो आवाज़ होते हैं उस आवाज़ को भी सुन सकते हैं और कितनी बार उनका हार्ट जो बीट करते हैं, कितने बार उनका हृदय धड़कते हैं उसको भी हम लोग मेज़र कर सकते हैं। तो जब आप पहले महीने की जो रिपोर्ट जब देखिएगा, किसी भी गर्भ महिला की पहले मंथ का जब रिपोर्ट देखिएगा तो उसमें आपको जो है ये ज़रूर दर्शाया जाएगा कि उसमें पहले महीने वाला में हृदय का मीन्स उसमें आपको हार्ट रेट को दर्शाया जाता है। दूसरे महीने के अंत में पैर, हाथ तथा उंगली का निर्माण हो जाता है। दूसरे महीने के अंत में जितने पैर है, हाथ है, उंगली है, सबका निर्माण लगभग हो जाते हैं। तीसरे महीने के अंत में सभी मुख्य अंग, जितने भी मुख्य अंग हैं शरीर के, लगभग सब निर्माण हो जाते हैं। 5वें महीने में भ्रूण के सिर पर बाल आने लगते हैं। कभी कभी बच्चे जन्म जब लेते हैं तो उनके सिर पर बाल होते हैं, किसी किसी में नहीं होते हैं। तो ये 5वें महीने में ही उनके सिर पर बाल आने लगते हैं और शरीर में भी छोटे छोटे वाइट कलर का हेयर भी आने लगते हैं।
किस महीने में आते हैं? 5वें महीने में। 5वां महीना को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ये ट्राइमेस्टर इसको क्यों बोला गया? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 5वें महीने में। तथा भ्रूण प्रथम गति को दर्शाता है। जब बच्चे माँ की गर्भ में होते हैं तो उसे हम लोग शिशु या बच्चा नहीं कह सकते हैं, उसको भ्रूण बोलेंगे, या फिर उसको एक और टर्म कह सकते हैं फीटस, गर्भ। ये दो शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। जब भी बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं तो उसको बच्चे नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? भ्रूण बोलते हैं, या फिर गर्भ या फीटस। फीटस इसको हम लोग हिंदी में गर्भ कहते हैं। ये इनका नाम है। तो जो माँ के गर्भ में जब बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, मीन्स कह सकते हैं जो भ्रूण होते हैं, जो गर्भ होते हैं, वो करवट, वो बच्चे जब 5 महीने में लगभग पूरी तरह से सारे सब कुछ बन चुके हैं, अब इसमें क्या होंगे? वो करवट बदलेंगे। तो बच्चा जो है पहली बार करवट जो बदलते हैं माँ की गर्भ में, वो कब बदलते हैं? 5वें महीने में। इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। एक दूसरे महीने में एक बात आपको बताना है कि दूसरे महीने में ही जो है ये पता चलता है कि वो शिशु जो जन्म लेने वाले हैं वो बॉयज़ होंगे या गर्ल्स होंगे। ये दूसरे महीने में पता चलता है, दूसरे महीने के बाद पता चलता है, दूसरे महीने के पहले पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ये 5वें महीने भी समझे। 5वें महीने में क्या हो रहे हैं? 5वें महीने को फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। 6ठे महीने सेकेंड ट्राइमेस्टर में भ्रूण के आंखों का पलक अलग हो जाता है। जब 6ठे महीने और रनिंग होते हैं तो उसमें जो है जब ये आँख के पलक जो होते हैं सटे होते हैं वो खुल जाते हैं। बच्चे की आँख जो माँ के गर्भ में ही खुल जाते हैं। 6 महीने की अवस्था में बच्चे पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। जो भ्रूण है वो पूरी तरह से विकसित, मतलब उनके पूरी तरह से सारे अंग सिस्टम, जो भी अंग तंत्र है, अंग है, जो संरचना है शरीर का, वो पूरी तरह से बन जाते हैं। अब जो है वो 7वां महीना में जन्म ले ले, 8वें महीने में जन्म ले ले, 9वें महीने में जन्म ले ले, 10वें में ले ले, 11वें में ले ले, इतना समय में वो जन्म लेते हैं। सामान्यतः मिनिमम देखा गया 7 मंथ, मैक्सिमम देखा गया 11 महीना, एवरेज ये लिया जाता है 11 मंथ। अब होते क्या है, कभी कभी 7वें महीने में जन्म, अब बोलिएगा सर 6 महीने में ही जब ये तैयार हो गए हैं तो डिलीवरी 7वें महीने में हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं कि अगर बच्चे 6 महीने में पूरी तरह से बन के तैयार हैं, 9वें महीने में उनका जन्म होता है तो वो अपने आप को परिपक्व कर लिए, अंग तो बन गए माँ के गर्भ में, कुछ समय माँ के गर्भ में रहकर माँ से पोषण लेकर वो सारे अंग को थोड़ा विकसित कर लिए। अगर वो अभी देखिए 6ठे महीने में बने हैं और 7वें महीने में तुरंत निकल जाएंगे तो ये बच्चे थोड़ा इस बच्चे की तुलना में थोड़ा ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। ये एवरेज है, ठीक है। इस अब बोलिए वैसे 11वें महीने वाले तो कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, ऐसी नहीं है, होंगे, इसमें बीमारी हो। एवरेज देखा जाता है कि 9 महीने वाले बच्चे पूरी तरह से इसमें सब चीज़ बन गए हैं और ये परिपक्व भी हो चुके हैं। 7 मंथ वाले में पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो पाते हैं, जिससे उनके शरीर में कई बीमारियाँ उत्पन्न होती रहती हैं। तो समझ पाए, ये था आपका क्या, जो 9 महीने की अवस्था होते हैं, गर्भावस्था में क्या क्या परिवर्तन होते हैं भ्रूण में, उनको हम लोग समझें। अब हम लोग समझेंगे कि जब पूरी तरह से एक फीटस का निर्माण हो गए हैं, भ्रूण का निर्माण हो गए हैं, अब ये भ्रूण क्या करेंगे? मादा शरीर से बाहर निकलेंगे। इसी क्रिया को पार्चुरेशन बोलेंगे। तो उन पर अभी हम लोग बात करेंगे। पहले इन पे जो है बढ़िया से इनको नोट कर लीजिए। एक कभी मिस्टेक हो गए बताने में कि 5वें महीने में फर्स्ट ट्राइमेस्टर नहीं होते हैं, वो तीसरे महीने को फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। 5वें महीने को नहीं, तीसरे और छठे को पहला बोलते हैं, तीसरे को, और दूसरा बोलते हैं 6ठे महीने को। ये तीसरे में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो करवट नहीं बदलते हैं, 5वें महीने में वो करवट बदलते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये पता चलते हैं कि वो जो शिशु माँ के गर्भ में है वो नर है या मादा है, वो पता चलते हैं आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर तीसरे मंथ में ही, मतलब दूसरे मंथ के अंत में ये तय हो जाता है कि वो क्या होंगे, लड़का होंगे या लड़की होंगे। और ये तीसरे महीने के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही पता चलता है कि वो क्या होंगे, इसीलिए इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं तीसरे महीने को, क्योंकि इसी मंथ में ये पता चलता है कि जो शिशु हैं वो नर होंगे या मादा होंगे। और 5वें महीने में पहला करवट बदलते हैं और
छठे महीने को सेकंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। यहाँ पे पूरी तरह से जो है भ्रूण सभी अंग का निर्माण कर लेते हैं। अब छठे महीने के बाद वो अंग का निर्माण नहीं करेंगे, क्या करेंगे, अंग को परिपक्व करेंगे। समझ पाए? चलिए इनको नोट कर लीजिए। ये 5वें महीने वाला ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गए थे। तीसरे महीने को फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं और जो है तीसरे महीने में ही पता चलते हैं कि वो बॉयज़ होंगे या गर्ल्स होंगे। 2 महीने के बाद पता चलते हैं, तो तीसरे महीने में ही पता चल रहे हैं। और 5वें महीने में वो पहला करवट बदलेंगे। जब बच्चे को ये पता चलता है, लिंग का पता चलता है जब बच्चे का, तो उसी को हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। अब सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद मतलब इसके बाद अब कोई भी अंग का निर्माण नहीं होगा। चलिए इनको नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने अभी समझ गए क्या भ्रूण विकास में क्या क्या परिवर्तन हुए, 9 महीने के जो गर्भावधि थे उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए। अब चलिए लास्ट स्टेप है, लास्ट इवेंट है, लास्ट घटना है मानव प्रजनन का प्रसव, पार्चुरेशन। जब भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो जाता है तब वह भ्रूण मादा के गर्भाशय से बाहर निकलता है। इस क्रिया को प्रसव कहते हैं। बच्चे की जो जन्म की प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। प्रसव के समय अंडाशय द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन, अंडाशय मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग है, जिन्होंने अंडाणु का निर्माण किए, वो क्या किए, वही जो है जब प्रसव की प्रक्रिया प्रारंभ होंगे तो जो है वो रिलैक्सिन हार्मोन को स्राव करेंगे। कौन? अंडाशय रिलैक्सिन हार्मोन को स्राव करेंगे जो श्रोणि ऊतक को लचीला बनाता है। आपको बताए थे कि ये मादा के श्रोणि क्षेत्र में बर्थ कैनाल पाए जाते हैं। बर्थ कैनाल बहुत पतला होता है। अब उतनी पतली कैनाल से बच्चे को कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे वो तो इस पृथ्वी पर आ पाएंगे, तो उस समय क्या किया जाता है कि रिलैक्सिन हार्मोन स्राव होता है अंडाशय द्वारा। वो हार्मोन क्या करते हैं, श्रोणि के जो ऊतक होते हैं उसको लचीला बनाते हैं ताकि बच्चे आसानी से वहां से बाहर आ सके। प्रसव के समय मादा के पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग, पीयूष ग्रंथि पहले भी निर्माण कर रहे थे अंडाशय के समय में, GnRH और LH को निर्माण कर रहे थे। तो यहाँ पर भी जो है प्रसव के समय पीयूष ग्रंथि द्वारा एक हार्मोन स्राव होते हैं जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करते हैं, जो गर्भाशय के दीवार में संकुचन उत्पन्न करते हैं। जब बच्चे जो है माँ के गर्भ से जब जन्म लेते हैं तो संकुचन का मतलब क्या ना कि एक बार फैलना फिर सिकुड़ना, फैलना फिर सिकुड़ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं संकुचन। तो ये फैलने और सिकुड़ने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेवार है। ये हार्मोन अगर स्राव नहीं हो पाए तो फिर जो है बच्चे का जन्म हो पाना, नॉर्मली डिलीवरी हो पाना बहुत मुश्किल होगा। ऑपरेशन के ही थ्रू हो पाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं सिजेरियन। तो समझे, डिलीवरी के समय पार्चुरेशन में 2 हार्मोन जिम्मेवार है। एक रिलैक्सिन है, ये क्या करते हैं, ये श्रोणि क्षेत्र के जो भी टिश्यू होते हैं, जो भी ऊतक होते हैं उसको लचीला बनाते हैं। और एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये क्या करते हैं, ये जो है संकुचन उत्पन्न करते हैं गर्भाशय की दीवार में, एंडोमेट्रियम की दीवार में क्या उत्पन्न करते हैं, संकुचन उत्पन्न करते हैं। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन, आप ये पूछे कि सर कैसे पता चलेगा बच्चे को कि मेरा बाहर जाने का टाइम हो गया, तो क्या होते हैं जब 9 महीने की अवधि पूर्ण हो जाते हैं तो वो बच्चा जो रहते हैं माँ के गर्भ में, जिसको उस अवस्था में हम लोग भ्रूण या फिर गर्भ कहते हैं, वो खुद अब वो परिपक्व हो जाता है। वो चाहता है कि अब हम यहाँ पे नहीं रहना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक हार्मोन को रिलीज करते हैं जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये मादा के शरीर में पहले से नहीं होता है। जब बच्चे सबसे पहले बच्चा जो है जो गर्भ में उपस्थित है वही ऑक्सीटोसिन हार्मोन को स्राव करेंगे। वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस पर जाकर वर्क करेंगे, पीयूष ग्रंथि पर जाकर वर्क करेंगे। और पीयूष ग्रंथि जो है फिर और अधिक ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बनाएंगे। तब मैसेज मिल जाता है, यूट्रस को मैसेज मिल जाता है कि अब ये बच्चा जो है बाहर जाना चाहता है। जैसे ही बच्चे के द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव होता है तो प्लेसेंटा के थ्रू आ जाते हैं मादा शरीर में, मादा के गर्भाशय में। तो गर्भाशय को मैसेज मिल जाता है कि अब जो है वो बच्चा जन्म लेना चाहता है। तो ऑक्सीटोसिन, अब देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन को पहले थोड़ा सा बनाकर छोड़ दिए मैसेज के लिए, अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन को और अधिक बनाना होगा, तब तो वो संकुचन कर पाएंगे, गर्भाशय के दीवार को संकुचन करेंगे, फैलना सिकुड़ना होगा। तो पीयूष ग्रंथि जो है इसके लिए जिम्मेवार हैं। पहले जो पीयूष ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव सबसे पहले बच्चे करते हैं जो माँ के गर्भ में होते हैं, जिसको बोलते हैं फिटस।
उन्होंने पहले ऑक्सीटोसिन हार्मोन को स्राव करके ये मैसेज पहुंचा दिए कि जो है अब हम जन्म लेना चाहते हैं। तब जो है गर्भाशय भी तैयार हो जाता है कि वो जन्म लेना चाहता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मैसेज आ गया और वो तैयार होते हैं। तो वो गर्भाशय का दीवार कहते हैं कि हमें भी ऑक्सीटोसिन बहुत अधिक मात्रा में चाहिए। तो जो है बोलते हैं कि ऑक्सीटोसिन कौन बनाएगा, तो फिर पता चलता है कि ऑक्सीटोसिन बनाने वाले हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि ऑक्सीटोसिन हार्मोन, पीयूष ग्रंथि को फिर मैसेज जाता है कि आपको जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बनाना है ताकि गर्भाशय का दीवार फैले और सिकुड़ सके और बच्चे का जन्म आसानी से हो सके। तो ये समझ पाए। बच्चे के जन्म के थोड़ा देर बाद अपरा, जिसको हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं, भी बाहर निकल आते हैं। प्लेसेंटा भी एक बच्चे के ही समान जैसे दिखते हैं, तो वो भी बाहर निकलता है क्योंकि प्लेसेंटा के ही थ्रू बच्चे जो माँ के गर्भ में होते हैं तो प्लेसेंटा के ही द्वारा बच्चे को पोषण मिलता है। तो वो प्लेसेंटा भी थोड़ा देर बाद बाहर निकल आते हैं। प्रसव क्रिया के अंत में स्तन ग्रंथि द्वारा दूध का निर्माण होता है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है, होने के कुछ देर पहले ही स्तन ग्रंथि में दूध का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, लैक्टेशन बोलते हैं। दूध के निर्माण की क्रिया को लैक्टेशन बोलते हैं। दूध के निर्माण के लिए प्रोलैक्टिन एंजाइम जिम्मेवार होता है। अब देखिए क्या होते हैं, बच्चे का जन्म के बाद आज के दौर में सबसे अधिक ये प्रॉब्लम आ रहे हैं कि जो है माँ का दूध नहीं हो रहा है। तो क्यों, क्योंकि उसमें प्रोलैक्टिन एंजाइम जो है वो सही से फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ये अगर सही से बनेंगे तो अच्छी तरह से मिल्क का सिक्रेशन होंगे, दूध बनेंगे और बच्चे को दूध का पोषण मिलेगा। क्या होते हैं कि सुने भी होंगे आप लोग कि बच्चे को जब बच्चे को जन्म देते हैं तो माँ को बोला जाता है कि मसूर का दाल, मसूर के दाल में ये एंजाइम, वो दाल लेने से ये एंजाइम बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, जिस वजह से मसूर का दाल प्रीफर किया जाता है। माता के द्वारा उत्पन्न प्रथम दूध को जब बच्चे को जन्म दे देते हैं तो जन्म देने के तुरंत बाद जो दूध का निर्माण होता है उस दूध को बोलते हैं कोलोस्ट्रम, और ये दूध 2 से 3 दिन तक निर्माण होता है। अब कोलोस्ट्रम बच्चे के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों कोलोस्ट्रम क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोलोस्ट्रम में बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं और एंटीबॉडीज़ वह ऐसे एक तंत्र हैं जो हमें बीमारी से बचाते हैं, हमारे लिए बीमारी से लड़ते हैं। तो बच्चे को कोलोस्ट्रम दे देने से क्या होंगे, उसके शरीर में बहुत सारे एंटीबॉडीज़ बनेंगे, वो बीमारी से लड़ने में सक्षम होंगे। तो इसे लेके कोलोस्ट्रम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। और आज के दौर में कोलोस्ट्रम बच्चे को नहीं मिल पा रहे हैं, इस वजह से बच्चे भी थोड़ा कमज़ोर हो रहे हैं। तो आज जो है चैप्टर 3 समाप्त कर पाए। अब किसी तरह का कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा और फिर हम लोग जो है इनका कंप्लीट एक टेस्ट लेंगे चैप्टर 3 का। चलिए इनको नोट कर लीजिए।